लेक्चर था अपना फंक्शन का, हमने डेफिनेशन देखा था, बेसिक बेसिक बातें की थी। डेफिनेशन के ऊपर और भी कई सारी चर्चाएं हमने किया था कि कौन सा कर्व फंक्शन होगा और कौन सा कर्व फंक्शन नहीं होगा। तो ग्राफिकली आइडेंटिफाई करना हमने बताया था, है कि नहीं, कि किसी भी, अगर देखिए किसी भी एक एक्स के लिए दो वाई नहीं मिलना चाहिए फंक्शन अगर है वो, है कि नहीं। मतलब क्या होता है फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन का डेफिनेशन हमेशा दिमाग में बैठ जाना चाहिए अच्छे से। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच each and every element of set A is related to a unique element in set B। एक यूनिक एलिमेंट से वो रिलेटेड होना चाहिए, है कि नहीं। मतलब एक एक्स का एक ही इमेज होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक एक्स के लिए दो वाई मिल रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन, वो फंक्शन का जो रूल है उसको वायलेट कर जाएगा। इज दैट क्लियर। और दूसरी बात ये थी कि ईच एंड एवरी पे हमें फोकस करना था कि सेट ए से सेट बी में अगर कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है, जैसे मैं लिखता हूं अब, जैसे फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो इसका ईच एंड एवरी एलिमेंट, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर। तभी हम फंक्शन का रूल जो है वो सारा फॉलो कर पाएगा। इज दैट क्लियर। अब दूसरी बात क्या है कि ग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन हमने बताया था कि कोई भी एक वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ ऑफ फंक्शन है तो क्या होगा, एक से अधिक बार नहीं कट करेगा। ठीक है, अगर एक से अधिक बार कट कर रहा है तो वो ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं है कि नहीं। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक बातें आप याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बताया था डोमेन क्या होता है फंक्शन का, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। जैसे डोमेन अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं सेट ए को डोमेन ऑफ द फंक्शन, दिस इज कॉल्ड द डोमेन। सेट बी को क्या बोलेंगे, सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। और जितने भी इमेज का सेट होगा, इमेज किसको बोलते हैं, प्री इमेज किसको बोलते हैं, ये भी मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ, लिख देते हैं। वैसे तो मैं बोल बोल के कई बार समझाया हूँ, जैसे x1 x2 और x3 ऐसे करके x4 है, और इन द सिमिलर मैनर, और मान लेते हैं ये y1 y2 y3 ये y4 है कि नहीं। जैसे मान लेते हैं कि इसका जो मैपिंग किया गया है, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, तो ए से बी में फंक्शन डिफाइन किया गया है, और x1 का इमेज y1 है, मतलब x1 y1 से रिलेटेड है, x2 भी मान लेते हैं y1 से एसोसिएटेड है, x3 y2 से एसोसिएटेड है, और लेट्स सपोज दैट x4 जो है y3 से एसोसिएटेड है। इज दैट क्लियर। तो ये क्या फंक्शन का रूल फॉलो कर रहा है, बिल्कुल ईच एंड एवरी एलिमेंट है, और हर x के लिए एक ही y है। ये अलग बात है कि x1 और x2 दोनों का जो रिलेशन है y1 के साथ ही है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड द प्री इमेजेस। इमेज से पहले कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा ना, तो इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्री इमेज, है कि नहीं। ये सब जितने हैं दीज आर कॉल्ड द प्री इमेजेस, प्री इमेजेस। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे इधर, ये सब जितने हैं दीज आर कॉल्ड द इमेजेस, इमेजेस। इज दैट क्लियर, इमेजेस। और y4 इमेज नहीं होगा, y4 कोडोमेन का एलिमेंट है लेकिन रेंज का एलिमेंट नहीं है। तो सेट ऑफ ऑल द प्री इमेजेस इज कॉल्ड द डोमेन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, ऑल प्री इमेजेस, set of all pre images is domain of function, is domain of function। is that clear। फंक्शन का क्या होगा, वो डोमेन होगा। पहला बात तो ये हो गया। दूसरी बात, द सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल इमेजेस is the range of function, is the range of function, is the range of function, is the range of function। is that clear। कोई समस्या परेशानी नहीं है, ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं। और इसमें जैसे अगर कोई फंक्शन है तो कुछ कुछ बातें और हम कर लेते हैं जो आप ध्यान रखिएगा, जो आपको भी काम आएगा आगे चल के, है कि नहीं। तो एक नोट डाल के एक और पॉइंट है जो हम लिख लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, जैसे नोट डाल के अगर बात करें, छोटा सा बात करूंगा। जैसे फर्स्ट थिंग इज दैट इफ देयर इज अ फंक्शन f which is defined from a to b, है कि नहीं। तो यहाँ पे रेंज ऑफ द फंक्शन, दिस इज रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सबसेट ऑफ, क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन इज द सबसेट ऑफ b, है कि नहीं। ये पहली बात हो गई, ये पॉइंट हो गया। अब जैसे इसी में अगर बात किया जाए, जैसे रिलेशन क्या होता है, रिलेशन, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, एंड रिलेशन क्या होता है, एनी रिलेशन R इज द सबसेट ऑफ द कोडोमेन होता है। कोडोमेन किसका, A क्रॉस B होता है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो क्या होता है, एक सबसेट होता है, जो रिलेशन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखिएगा। जैसे अगर इसी में सेकंड पॉइंट अगर बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट अगर बात किया जाए, सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू द सेट A देयर एग्जिस्ट एलिमेंट B which is belonging to the set B, है कि नहीं। मतलब हर एलिमेंट जो A को बिलोंग करेगा उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक एलिमेंट सेट B में जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो वही स्टेटमेंट को हमने जो बोल रहे हैं उसको मैथमेटिकली लिख दिया है यहाँ पे। तो नाउ सी पार्ट जो है इसी में, जैसे अगर बात करें इफ A, B बिलोंग्स टू द F,
फंक्शन एफ को बिलोंग कर रहा है एंड ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू द फंक्शन एफ, दिस मस्ट इंप्लाइज दैट, क्या इसका इंप्लीकेशन निकलना चाहिए, इसका क्या मतलब क्या है, मतलब क्या फील आ रहा है आपको, मतलब ए का एसोसिएशन बी के साथ भी है, और यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या क्या बता रहा है, ए का एसोसिएशन सी के साथ भी है, मतलब ए का एसोसिएशन बी के साथ भी है एज वेल एज सी के साथ भी है। क्या ऐसा होता है फंक्शन में? ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो गया तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, देखो कहने का मतलब यह है कि जैसे सेट ए एलिमेंट ए इसको बिलोंग कर रहा है सेट ए को, और यहाँ पे बी और सी दो एलिमेंट इसको बिलोंग कर रहे हैं सेट बी को, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर मान लो ये बी है और ये मान लेते हैं ये सी है, तो इसका एसोसिएशन ए के बी के साथ है और इसका एसोसिएशन सी के साथ है। इज दैट क्लियर? अगर ए का एसोसिएशन बी के साथ भी है और ए का एसोसिएशन सी के साथ भी है, तो क्या ऐसा फंक्शन के रूल में कहीं लिखा है कि ए का दो इमेज हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर इसका यह मतलब निकला कि बी और सी अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है। तो दिस मस्ट इंप्लाइज दैट कि बी इक्वल टू सी होना चाहिए। अगर अलग अलग हो जाएंगे तो ये फंक्शन के रूल को वायलेट कर देगा। तो दैट्स व्हाई दिस मस्ट इंप्लाई दैट बी इक्वल टू सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, ये काम आ सकता है क्वेश्चन में। देखो एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, उसको जो पूछना होता है अपने तरीके से वो पूछ ही लेगा। आपको पहचानने आना चाहिए कि एक्चुअली में बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। इज दैट क्लियर? कोई समस्या परेशानी की इसमें बात नहीं है। चलिए इसमें छोटी छोटी बातें और हम कर लेते हैं जो आगे चल के काम आने वाली है, ठीक है? ये पहला पॉइंट था। जैसे दूसरा पॉइंट अगर फंक्शन से एसोसिएट अगर बात करें तो क्या होगा कि जैसे अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, अगर लेट सपोज दैट देयर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस क्या होता है फंक्शन, ये सब आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में ब्रेक नहीं आना चाहिए कहीं पे, है कि नहीं? ब्रेक नहीं आना चाहिए, मतलब बिना पेन को उठाए अगर हम फंक्शन के ग्राफ को ड्रॉ कर पाते हैं तो उसको हम कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। अभी रॉ फॉर्म में हम बोल रहे हैं, एक सिंपल सा ज्योमेट्रिकल मतलब इसका बता रहे हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है। कि जैसे अगर जैसे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है ना, अगर फंक्शन का ग्राफ लेट सपोज दैट यहां से यहां तक हमें बनाना है, तो बनाते वक्त हमारा पेन नहीं उठना चाहिए। अब बीच में कैसे भी बनाओ, ऐसे करके बनाओ या ऐसे जाओ फिर ऐसे आ जाओ फिर ऐसे जाओ, या जैसे मन करे या लीनियर तरीके से जाओ, बस ब्रेक नहीं होना चाहिए, कहीं टूटना नहीं चाहिए कर, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, है कि नहीं? तो इसी से एसोसिएटेड एक छोटा सा पॉइंट है जिसको आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। रेंज से रिलेटेड बातें हैं, जैसे यहाँ पे मैं स्टेटमेंट को लिखता हूँ कि फॉर ए कंटिन्यूअस फंक्शन, for a continuous function for a continuous function the interval from minimum to maximum the interval from minimum to maximum value of a function gives the range of function कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे मान लो कोई एक फंक्शन था, ए पॉइंट था, इस पे वैल्यू लिया एफ ऑफ ए आ गया, है कि नहीं? और यहाँ पे मान लेते हैं ये बी है, इस पे जो वैल्यू लिया दिस इज एफ ऑफ बी है कि नहीं? तो इस फंक्शन का रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ फंक्शन विल बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी हो जाएगा। रेंज का मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे जो फंक्शन वैल्यू लेगा, है ना, इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू ए पे एफ ऑफ ए आया और x इक्वल टू बी पे एफ ऑफ बी आया। तो अगर इस तरीके की बात है तो मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। y का वैल्यू ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द y is the range of the function. Is that clear? And all the possible values of the x is the domain of the function. Is that clear? अब यहाँ पे जैसे अगर बात करें अलग अलग काइंड के जैसे फंक्शन है, जैसे मान लो एक छोटा सा बात और कर लेते हैं। इस तरीके का अगर कोई फंक्शन है, लेट सपोज दैट कि फंक्शन क्या है कि यहाँ से अगर a है और फिर यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक जाना है फंक्शन को, ठीक है, b है ये, और जाते वक्त ये ऐसे करके गया, ऐसे ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, है ना, फिर ये ऊपर गया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पे a पे तो वैल्यू एफ ऑफ ए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, और b पे जो वैल्यू है सर एफ ऑफ बी है फंक्शन का वैल्यू। इज दैट क्लियर? लेकिन क्या मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी मिनिमम मैक्सिमम है क्या? नहीं है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है बच्चों, मिनिमम वैल्यू इस केस में अगर बात करें तो यहाँ पे है इस किसी पॉइंट पे मान लेते हैं ये x1 पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं? और सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पे प्राप्त हो रहा है? मैक्सिमम वैल्यू सर हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
ये x2 पे मिल रहा है, तो इस केस में जो रेंज ऑफ द फंक्शन होगा इससे कॉरस्पॉन्डिंग y का कुछ वैल्यू मिलेगा, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, दिस इज f ऑफ x2 मिल जाएगा, और x1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, f ऑफ x1 मिलेगा। तो इस केस में रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन विल बिलोंग्स टू कहां से कहां, f ऑफ x1 से लेके तो ये f ऑफ x2 हो जाएगा। लेकिन ये सब बातें किसके लिए है, कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, अभी आगे चल के बात करेंगे, है ना, क्रिटिकल पॉइंट से सब क्या होगा नहीं होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया बस अभी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि फंक्शन के अंदर कई बार ऐसा होगा जो इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके निकालेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन। तो दैट्स वाई x1 पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रहा है और x2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन का नेचर क्या है, किस तरीके का वो फंक्शन है ना, जिस नेचर का वो फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, रेंज डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है क्या, इसमें कोई समस्या और दुविधा वाली बात नहीं है, याद रखिएगा इन सब चीजों को, अभी हम अप्लाई करना धीरे धीरे सीखेंगे। इज दैट क्लियर। अच्छा, कुछ बातें और है जो फंक्शन के अंदर कुछ नोटेशंस यूज होंगे, तो उस नोटेशंस को तीसरे पॉइंट को बना के मैं लिख देता हूं, थर्ड पॉइंट बना के हम इस बात को समझ लेते हैं। थर्ड पॉइंट का ए पार्ट, तो ए पार्ट में क्या है ये समझ लीजिए, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर्स इज डिनोटेड बाय आर प्लस, तो आर प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, आर मतलब रियल नंबर, प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर मतलब जीरो को छोड़ के जीरो के आगे, है ना, तो चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज दैट जीरो से लेके इन्फिनिटी। ठीक बात है क्या, दोनों पे ओपन। अब जैसे बी पार्ट है, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, is denoted by r माइनस। ठीक है, इज दैट नेगेटिव रियल नंबर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो। इज दैट क्लियर। तो ये सब नोटेशंस है कि कहीं पे यूज हो तो ऐसा ना लगे कि भाई क्या है लिख दिया, अजीब सा लिख दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेसिक बेसिक हर बातें हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे, है ना। तो ठीक है, द नाउ नेक्स्ट द कंप्लीट सेट ऑफ द कंप्लीट सेट ऑफ all real numbers other than zero is denoted by r0 r naught। ठीक है, द कंप्लीट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स अदर देन जीरो इज डिनोटेड बाय आर नॉट, मतलब जीरो को छोड़ के, है ना। नाउ नेक्स्ट डी पार्ट, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स is denoted by z, कैपिटल z से। ठीक है, is denoted by z। जैसे नेचुरल नंबर को कैपिटल n से डिनोट करेंगे, कई बार इंटीजर्स को i से भी लिख देते हैं, है ना, तो डिनोट करने के ऊपर है। बाकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, कैपिटल C से डिनोट कर देंगे ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। तो ये सब बेसिक नोटेशंस खैर सेट थ्योरी का पार्ट है। लेकिन क्या है कि अगर कॉमनली इस टॉपिक के अंदर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे डोमेन के, रेंज के, तो वहां पे क्या होता है, जो इनइक्वालिटी का सेट होगा उसका आंसर्स लिखते वक्त इस सब नोटेशंस का यूज किया जा सकता है। तो बिल्कुल आप घबराए ना वहां पे, तो घबराइएगा नहीं और ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को। ठीक है क्या, तो चलिए कुछ बेसिक एग्जांपल जो है डोमेन का और रेंज का, बस बेसिक कि व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज द रेंज, उसको हम फाइंड करना भी सीख पाएंगे। ठीक है, बाकी और भी अलग अलग काइंड के, जैसे हम फंक्शन स्टडी कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, पॉलिनोमियल क्या होगा, रैशनल फंक्शन क्या होगा, इरैशनल फंक्शन क्या होगा। तो ये सब जब हम पढ़ लेंगे कई सारी चीजें, तो क्या है कि अलग बहुत टाइप के जो फंक्शन है सबको मिक्स करके फिर हम डोमेन और रेंज निकालना भी सीखेंगे आगे चल के। इज दैट क्लियर, हमारी बातें क्लियर है क्या। तो अभी बेसिक एग्जांपल्स पे पहले फोकस करते हैं कि सम एग्जांपल्स ऑन द डोमेन एंड रेंज, आगे चल के हम और भी अच्छे एग्जांपल्स लेंगे। ठीक है, तो बस अंडरस्टैंडिंग के लिए हेडिंग डाल सकते हो आप, सम बेसिक एग्जांपल्स ऑन डोमेन एंड रेंज।
ऑन डोमेन पे पहले बात करते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन, फिर हम रेंज पे भी आएंगे, है कि नहीं, क्योंकि कई सारे चीजें तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे क्वाड्रेटिक के अंदर हमने पढ़ा है कई सारी बातें, लॉग फंक्शन के अंदर भी कई सारी बातें पढ़ा है, और स्क्वायर रूट वगैरह बहुत बेसिक बेसिक बातें, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है, एक दिन में सारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होता मैथमेटिक्स के अंदर। तो चलिए पहला, जैसे अगर मान लो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो डोमेन कैसे निकालते हैं उसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि नहीं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट है। तो पहले कॉन्सेप्ट, जैसे अगर मान लो y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स है, अंडर रूट ऑफ एक्स फंक्शन है, या इस तरीके से अगर लिख दे एफ एक्स इक्वल टू समथिंग अंडर रूट ऑफ मसाला है कि नहीं। तो पहले इस फंक्शन का नेचर, इस फंक्शन का नेचर क्या होता है कि अगर रियल फंक्शन है तो अंडर रूट में जो भी क्वांटिटी होगा उसके पेट में, कहने का मतलब ये जो मसाला है, दिस मस्ट बी, तो इसका डोमेन जो होता है वो डोमेन क्या हो जाता है बच्चों, इसका डोमेन हो जाएगा x मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही बात है क्या। फिर उसके बाद अगर रेंज अगर बात करें तो इसी फंक्शन का रेंज क्या होता है, y का जो वैल्यू आएगा वो भी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आता है। तो ये कैसे इसका ग्राफ दिखेगा, ग्राफ को भी आप ध्यान में रखते चले अभी से। तो इसका ग्राफ जो है ये ऐसे करके बन जाता है कि नहीं, पैराबोला का आधा। तो इस तरीके से y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो देखो आप ध्यान से कि जो x का वैल्यू ले रहा है ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक ले रहा है, एज वेल एज y का वैल्यू जो है वो भी 0 से लेके इन्फिनिटी तक ले रहा है। ये अगर देखो इसको स्क्वायर करके, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक पैराबोला है, नहीं इस तरीके का पैराबोला है। तो एक्चुअली जब स्क्वायर करते हैं तो ये दोनों फंक्शन को एक साथ समेट लेता है, क्योंकि y इक्वल टू, अगर ऐसे समझिए y इक्वल टू माइनस ऑफ रूट एक्स अगर होता तो इसका स्क्वायर करते तो फिर से हमें यही मिल जाता, और y इक्वल टू रूट एक्स होता तो इसका स्क्वायर करते यही मिल जाता। चाहे y का वैल्यू यहीं से लिखेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स। तो इसीलिए क्या है कि ये जो नीचे वाला सेक्शन है इसमें दो अलग अलग सेक्शन है, मैं अलग अलग कलर का इस्तेमाल करके इसको दिखाता हूँ। जैसे ये ऊपर वाला, ये जो ब्लू कलर में अभी मैं दिखा रहा हूँ, और नीचे वाला जो है जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये दो अलग अलग फंक्शन हो गया है कि नहीं। वैसे कॉम्बाइंडली अगर देखें तो ये फंक्शन ही नहीं है। तो इसलिए क्या होगा बच्चों कि यहाँ पे ऊपर वाला जो ग्राफ है दिस फंक्शन का, ऊपर वाला जो फंक्शन है ये y इक्वल टू रूट एक्स ऐसा दिखेगा, और नीचे वाला जो है y इक्वल टू माइनस में रूट एक्स दिखेगा। तो दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, पैराबोला है ये, पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे चल के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो फिलहाल कॉन्सेप्ट ये है कि अंडर रूट में अगर कोई मसाला लिखा हो तो इसका मतलब डोमेन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर द डोमेन, तो यहाँ पे डोमेन निकालने के लिए हम ये करेंगे कि मसाला मस्ट बी क्या, मसाला शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है कि नहीं। इसको सॉल्व करिए, और इनइक्वालिटी सॉल्व करना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, सॉल्व करिए और आंसर निकालिए, है कि नहीं। इनइक्वालिटी का एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि हर काइंड का इनइक्वालिटी का जरूरत यहाँ पे पड़ेगा, इसलिए बेसिक बेसिक जितनी बातें हैं सब हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया आपके साथ, है कि नहीं। तो इन सब बातों को ध्यान रखिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स अब देखते हैं, लेट अस सी सम एग्जांपल्स। जैसे फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इज गिवन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दिस इज एक्स प्लस ऑफ 1, और फिर उसके बाद x माइनस 3 अपॉन में ये लिखा है x माइनस ऑफ 2। तो इसका आपको डोमेन फाइंड आउट करना है, यू हैव टू फाइंड द डोमेन, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड द डोमेन। डोमेन मतलब क्या है, x का वो वैल्यू जहां पे ये पूरा फंक्शन सेटिस्फाइड रहे, खुश रहे। तो देखो पहले कॉन्सेप्ट समझना, अच्छा एक बार आप अटेम्प्ट करके देखो कि आपका आंसर क्या आता है। डोमेन का मतलब अंडर रूट में ये मसाला फंसा है, दिस मसाला x का वैल्यू कुछ डालेंगे, तो समझिए कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं। तो ये क्या है कि ये इस तरीके से जो गिवन है x का वैल्यू हम कुछ डालेंगे यहाँ पे, है ना। तो इसका वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, जीरो भी आ सकता है। जैसे x इक्वल टू 3 रख देंगे, जीरो हो जाएगा, है ना। तो अलग अलग x के लिए अलग अलग कुछ वैल्यू देगा, और बाहर लगा अंडर रूट, तो अंडर रूट के पेट में भाई निगेटिव तो नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये फंक्शन रियल रहेगा ही नहीं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, दिस इज x प्लस ऑफ 1, है ना। तो फॉर द डोमेन, सॉल्यूशन मैं कर ही देता हूं, फॉर द डोमेन दिस क्वांटिटी x प्लस 1 इनटू में क्या है x माइनस 3 अपॉन दिस इज x माइनस ऑफ 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ से -1, यहाँ से 3 और यहाँ से 2 आ गया, सबको नंबर लाइन पे डालेंगे तो इधर है -1, उसके बाद क्या है ये 2 है, उसके बाद क्या है ये 3 है। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे जो नीचे 2 है इस 2 पे ओपन लगा देंगे, और बाकी यहाँ पे 3 और ये -1 पे क्या लगा देंगे, क्लोज लगा देंगे। इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये माइनस, है कि नहीं।
अब यहाँ पे जो x का वैल्यू है, दिस होल ऑफ द क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू होगा वो कहां से कहां हो जाएगा, -1 से लेके 2 पे ओपन यूनियन, और फिर उसके बाद 3 पे क्लोज, और से लेके इंफिनिटी। इज दैट क्लियर? कोई समस्या? तो इस तरीके से हमने डोमेन निकाले। दिस इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द x, है कि नहीं, जिससे कि ये पूरा क्वांटिटी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या इक्वल टू 0 आ सकता है। ठीक है, ओपन क्लोज ध्यान से लगाएं और इसमें मिस्टेक ना करें, गलतियां ना करें। चलिए और भी एग्जांपल हम देखते हैं। नाउ द सेकंड एग्जांपल इज गिवन। सेकंड एग्जांपल fx इक्वल टू log x दिया है। fx इक्वल टू इट इज गिवन एज दिस इज log ऑफ, नंबर में दिया हुआ है x माइनस 5 और बेस में दिया हुआ है दिस इज 7 माइनस ऑफ x, है कि नहीं। और यहाँ पे log फंक्शन का जो डोमेन होता है वो डोमेन क्या होगा, जैसे fx इक्वल टू दिस इज क्या है, log ऑफ x टू द बेस ऑफ a, इसका डोमेन क्या होता था। तो इसका डोमेन अगर देखेंगे तो फर्स्ट थिंग इज दैट x इज ग्रेटर देन 0, सेकेंड थिंग इज दैट a का जो वैल्यू है बेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड थिंग इज दैट, तीसरी बात जो है बेस का वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 1, बेस का वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तीन बातें हैं, जब हम लॉग का डिस्कशन कर रहे थे वहां पे हमने बताया था, डोमेन पे बार बार हमने फोकस किया था कि यहाँ पे जो भी मसाला होगा मसाला की तरह ट्रीटमेंट करना है। देखो चीजों को लिखने का तरीका और उसको अप्लाई करने के तरीके में अंतर होता है कि नहीं। कहने का मतलब ये है, इससे इंटरप्रिटेशन क्या निकाल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी लिखा है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो सकता है, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन, छोटा सा एक्सप्रेशन, जो भी लिखा हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन एक साथ लगाने, मतलब एंड का यहाँ पे बात है, मतलब दिस शुड होल्ड एंड दिस मस्ट आल्सो होल्ड एंड दिस शुड आल्सो होल्ड साइमल्टेनियसली। तो आप एक बार अटेम्प्ट करिए और इसका आंसर निकाल के बताइए क्या आता है आपका आंसर, फिर हम देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके बच्चों आप अटेम्प्ट करो, अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, हमको लग रहा है कि आपने किया होगा। तो चलिए इसका डोमेन फाइंड आउट करते हैं। लेट अस फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो फर्स्ट थिंग इज दैट दिस नंबर x माइनस ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन क्या आ गया, 5 आ गया, है कि नहीं। तो अब डाउन नेक्स्ट सेकंड बात, ये जो बेस है 7 माइनस ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 7 आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो चाहे x को उधर ले जाओ, एक ही बात है, x लेस देन 7। नाउ थर्ड थिंग इज दैट क्या होना चाहिए, 7 माइनस ऑफ x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1, 1 नहीं होना चाहिए, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 हियर। तो यहाँ से इसको इधर ले आएंगे तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 6, तो दिस शुड होल्ड एंड दिस शुड आल्सो होल्ड। तो ये तीन बातें हैं, x का वैल्यू 5 यहाँ होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए और 6 नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो आंसर है ये इधर 5 आएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पे ये 6 पे ओपन रहेगा, है कि नहीं। तो ठीक है, आंसर कहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू दिस इज 5 to 6 और यूनियन दिस इज 6 to 7, या इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते थे, x बिलोंग्स टू दिस इज 5 to 7 माइनस ऑफ 6, माइनस लगा के लिख दो, एक ही बात है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम। देखो अभी हम बेसिक एग्जांपल ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि बस एक दिमाग में नोशन जनरेट हो कि डोमेन निकालते कैसे, क्या है डोमेन। फिर हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल भी आगे चल के लेंगे, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस वाले जो एग्जांपल्स हैं वो लेंगे, आप बिल्कुल पेशेंस रखें अभी। चलिए नेक्स्ट अगर आगे डिस्कस करें, तो थर्ड थिंग इज दैट, तीसरी बात, तो थर्ड थिंग में फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन दिस इज 2 साइन ऑफ एक्स माइनस 1, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। चलिए आप निकालिए, कॉमन सेंस अप्लाई करिए और इस फंक्शन का डोमेन निकाल के बताओ। ठीक है, आप निकालोगे अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। हाँ तो बच्चों हमें ऐसा लग रहा है कि आपने किया होगा, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। देखो अब ये क्या है, ये किस कैटेगरी का फंक्शन है, ये इस टाइप का फंक्शन है कि अगर कभी भी ये फंक्शन रेसिप्रोकल फंक्शन हो, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसके बारे में बातें हमने किया होगा, कई बार किया होगा, चाहे अगर नहीं भी किया हो तो कर लेते हैं। तो ये रेसिप्रोकल फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसका अगर देखेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन हो जाएगा, मतलब जो नीचे वाला क्वांटिटी है दिस x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मसाला नीचे 0 नहीं होना चाहिए, जो भी लिखा होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। x का वो वैल्यू जहाँ पे इसको 0 बनाएगा वो हटा देंगे हम, सिंपल सी बात है, वो रिमूव कर देंगे, है कि नहीं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा होता है ना, जैसे tan x फंक्शन का डोमेन जब निकालते हैं, cot x का निकालते हैं, या sec x cosec x का निकालते हैं, अभी हम चर्चा कर लेते हैं उस पर भी। तो ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ कैसा दिखता है, ग्राफ इसका डिक्रीजिंग नेचर का ऐसा करके दिखता है, दिस इज द ग्राफ,
ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा क्या? सही है, y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, दिस इज ऑरिजिन 0,0। सही बात है सत्य बच्चन है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देने की क्या आवश्यकता है कि एफ एक्स इक्वल टू 1/x है कि नहीं? रेसिप्रोकल फंक्शन है ये। रेसिप्रोकल फंक्शन अगर है तो जैसे x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बाकी हर जगह डिफाइंड है। चाहे इसको और फील करना हो तो x इंटू वाई इक्वल टू 1 है। देखो x इंटू वाई इक्वल टू 1, तो x और y कोऑर्डिनेट का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होगा भाई? दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव, एक केस तो ये पॉसिबल है। या x निगेटिव एज वेल एज y शुड आल्सो बी निगेटिव, तो इसका मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट को फॉलो करेगा, इतना तो क्लियर ही है। अब 1/इंफिनिटी पे ये वैल्यू किधर जाता है? 0 की तरफ जाएगा। देखो x इंफिनिटी जाएगा तो y का वैल्यू 0, ये y को x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0, है ना। जब x 0 जाएगा तो 1/0 किधर जाएगा? 1/0 प्लस 0 के जस्ट आगे जाएंगे तो प्लस इंफिनिटी, 1/0 माइनस माइनस इंफिनिटी। थोड़ा थोड़ा फील करें इन सब चीजों को भी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 1/x किधर अप्रोच करेगा? दिस विल अप्रोच टू प्लस इंफिनिटी। और फिर उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 1/x, दिस विल अप्रोच टू माइनस इंफिनिटी। फिर उसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी पे क्या जाएगा वैल्यू? 1/x का वैल्यू ये 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो 0 को किधर से अप्रोच करेगा? जब x हम इंफिनिटी की तरफ ले जा रहे हैं तो y एक कर्व को देखें, आप कर्व किसको टच करने की कोशिश कर रहा है? y इक्वल टू 0 को, और किधर से? y एक्सिस x एक्सिस के ऊपर से, है ना। तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है बट फ्रॉम वेयर? पॉजिटिव साइड। 0 प्लस 0 है मतलब बहुत छोटा है, 0.0000000 बोलते जाओ, 2-4-500 साल तक बोलते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद कोई कांस्टेंट। तो 0 प्लस साइड में है कि नहीं? क्योंकि 0 का 2 साइड है, ऐसे नंबर लाइन पे अगर देखे तो इधर 0 का एक साइड इधर भी है और एक साइड इधर भी है, तो अगल बगल है ना, किस हर नंबर का अगल बगल है, एक पॉजिटिव साइड है एक निगेटिव साइड है, मतलब एक साइड में उससे ज्यादा वैल्यू है और एक साइड में उससे कम वैल्यू है। जैसे 0 के इधर जाएंगे, इधर इस साइड में अगर जाते हैं हम राइट साइड में तो दिस विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू, और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो निगेटिव वैल्यू। खैर ये सब बातें हम करेंगे आगे चल के। तो ये सब चीजें जो है छोटी छोटी बातें, अभी से ऑब्जर्वेशन करना चालू करिए आप, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? अगर रेंज बात की जाए तो रेंज भी देखो, यहाँ पे रेंज मतलब ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। जैसे यहाँ पे भी अगर देखें, यहाँ से भी समझ सकते हैं कि यहाँ से अगर x का वैल्यू देखें तो x इक्वल टू 1/y, तो y पे कंडीशन चाहिए तो y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। चाहे ग्राफ से भी देखें अगर, तो ग्राफ से भी हमें ये चीज दिखेगा कि y का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो रहा है, बस एक जगह यहाँ पे वैल्यू नहीं ले पा रहा है, ये 0 पे नहीं ले पा रहा है कि नहीं? तो इस फंक्शन का जो डोमेन है यही होगा, वो x इज नॉट इक्वल टू 0। और रेंज भी अगर बात करें तो रेंज इज ऑल्सो y इज नॉट इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो ठीक है। इन द सिमिलर मैनर अब यहाँ पे 1/2 sin x माइनस 1 है, इसके बारे में बात करिए कि डोमेन क्या होना चाहिए। एकदम आसान सा क्वेश्चन हो गया अब तो, है कि नहीं? तो ये पूरा मसाला जो है, पूरा मसाला, तो डोमेन के लिए क्या करेंगे? डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसके लिए 2 sin of x माइनस ऑफ 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो सर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो भैया आप ऐसा करो कि इक्वल टू 0 करके पहले x का वैल्यू निकालो, बाद में नॉट इक्वल टू लगा देना। तो यहाँ पे 2 sin of x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से साइन ऑफ x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसका आप जनरल सॉल्यूशन लिखिए, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन। तो जनरल सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? दिस इज x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस दिस इज माइनस ऑफ 1 की पावर n इनटू क्या हो जाएगा? साइन 30 का वैल्यू, तो इसका मतलब π/6 हो जाएगा, है कि नहीं? तो x का जब ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हमने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं लेक्चर देखा है, तो बिल्कुल आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को जाके देखें और ढंग से देखें, अच्छे से देखें, है कि नहीं? तभी आपका कॉन्सेप्ट मजबूत बन पाएगा। कॉन्सेप्ट मजबूत अगर नहीं बन पाएगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है क्या? तो बच्चों अब यहाँ पे n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n π/6 है, ठीक है। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन याद है ना? साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस ऑफ 1 की पावर n एंड दिस इज अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू माइनस ऑफ π/2 से प्लस ऑफ π/2। इज दैट क्लियर? नहीं याद है तो आप इसको फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये तो हमने इक्वल टू 0 को सॉल्व किया अलग से खोपचे में, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लगा है, तो इसका मतलब x का सारा वैल्यू होगा, बट कौन सा वैल्यू नहीं होगा? x इज नॉट इक्वल टू n पाई प्लस
-1 की पावर n एंड दिस इज π/6 है कि नहीं। sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। इज दैट क्लियर, कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से क्या है कि अभी हमने बेसिक बेसिक बातें देखा कि कैसे हाउ टू कैलकुलेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। नाउ अब हम इसमें को थोड़ा और फील कराना चाहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप रिकॉल करिए, खैर हम वहां पे भी ये सब बातें किए थे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, चलो उसके डोमेन और रेंज को लिख लेते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा। जैसे पहला फंक्शन क्या है साइन एक्स, साइन एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है, यहाँ पे हम डोमेन लिखेंगे, ठीक है डोमेन। तो sin x फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू क्या होता है ऑल रियल नंबर। फिर दूसरा cos x फंक्शन का डोमेन क्या होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तीसरा अगर बात करते हैं sin cos के बाद जैसे tan x फंक्शन है, तो tan x फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होगा क्योंकि tan x फंक्शन इन्हीं दोनों का रेशियो है। tan ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, दिस इज sin ऑफ x अपॉन क्या है, दिस इज cos ऑफ x, यही होता है। अब कॉमन सेंस लगाने की बात है कि यहाँ पे ये जो नीचे वाला फंक्शन है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब ये नॉट इक्वल टू 0 को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, cos x इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं। तो cos x 0 डायरेक्ट इसका फॉर्मूला, ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट था तो जो हमने आपको बताया था डायरेक्ट आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट। तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 2n प्लस ऑफ 1 π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 फेयर n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, n बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर्स। इज दैट क्लियर, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये दिस इज x, tan x फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा क्या हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है। फिर उसके बाद tan x के बाद क्या है cot ऑफ x। तो cot x फंक्शन क्या है, cot x फंक्शन है सर cos x अपॉन sin x। तो cot x फंक्शन इज नाउ cot x फंक्शन क्या है, cot x फंक्शन इज cos x अपॉन sin x। तो हमें अब ये देखना है कि सर sin x 0 कहाँ पे होता है, sin x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हाँ, तो बच्चों अब यहाँ पे अगर देखें तो cot x cos x अपॉन sin x, तो sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0 कहाँ पे होता है, तो sin x इक्वल टू 0 होता है यहाँ पे सर x इक्वल टू n पाई। तो जहां पे ये 0 होता है वहां पे नॉट इक्वल टू लगा दो, तो इसीलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू n पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। नाउ द फिफ्थ इस सब का रेसिप्रोकल कोसेक x। तो कोसेक x फंक्शन क्या है, इसका भी नेचर वैसा ही है 1 बाई साइन एक्स है। तो 1 बाई साइन एक्स मतलब क्या, सेम इसी के जैसा इसका डोमेन होगा, x इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और यहाँ पे जरूर लिख लीजिएगा वेयर n बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू z सेट ऑफ इंटीजर्स n बिलोंग्स टू z। इज दैट क्लियर। नाउ द सिक्स्थ, cos का उल्टा क्या हो जाएगा sec x। तो 1 बाई cos, तो tan के जैसा है, इसका भी प्रॉब्लम सेम है। तो जैसा प्रॉब्लम tan x के साथ था वैसा ही प्रॉब्लम sec x के साथ भी है। क्यों, कारण ये है कि दोनों के नीचे cos x आ रहा है, तो दोनों के नीचे अगर cos x है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस ऑफ 1 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 वेयर n बिलोंग्स टू द z सेट ऑफ इंटीजर्स। इज दैट क्लियर। तो आप इतना याद रखिए, डोमेन रेंज भी आपको याद ही होगा, रेंज एक बार रिकॉल करा देते हैं। चलिए sin x फंक्शन का यहाँ पे रेंज क्या होता था -1 से +1, cos x फंक्शन का रेंज -1 से +1, tan x एंड cot x फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर, ठीक है। और फिर उसके बाद कोसेक x और सेक x, तो इसका और इसका अपोजिट है, ये sin x फंक्शन का अपोजिट है। तो रेंज sin x का रेंज -1 से +1 है, तो क्या होगा, इसका अपोजिट करेंगे तो -1 से +1 नहीं रहेगा, है कि नहीं। -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। इज दैट क्लियर। सेम सेक x के साथ भी वही होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ज्यादा बेहतर रहेगा, एक बार लिख देते हैं और आप इसको देखिए, चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एक बार क्या होगा, हमारा डिवीजन हो जाने से हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। जैसे इसका रेंज अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही, पहला इसका रेंज क्या होता है, y बिलोंग्स टू -1 से +1, है कि नहीं। फिर दूसरे का भी रेंज क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू -1 से +1, है कि नहीं। फिर tan x फंक्शन का रेंज क्या होगा, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इसका भी रेंज y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। इज दैट क्लियर। और कोसेक x और सेक x का रेंज क्या होता है सर, ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, है कि नहीं। चाहे इसी को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, मॉड ऑफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक ही बात है ये। इन द सिमिलर मैनर इसका भी रेंज क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये लिखे चाहे ये लिखे एक ही बात है कि नहीं। यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे करके लिख देते हैं, मॉड ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू 1, यहाँ पे भी मॉड ऑफ y इज लेस देन और इक्वल टू 1। क्योंकि मॉडुलस फंक्शन के बारे में चर्चाएं हमने मॉडुलस अलग से इनइक्वालिटी में, जब हम इनइक्वालिटी पढ़े थे वहां पे हमने आपको बताया था मॉडुलस फंक्शन। तो बेसिक जितने फंक्शंस थे शुरुआत में
जो फ्रिक्वेंटली हर जगह दिखते हैं, उसका रिवीजन, उसका रिकॉलिंग अच्छे से होना चाहिए, आप करते रहिए, है ना। मैथमेटिक्स क्या इंटीग्रेटेड वे में चलता है, कभी भी एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आएगा। प्रॉब्लम में क्या होगा, थ्योरी अलग अलग जगह हम पढ़ेंगे जरूर, क्वाड्रेटिक का थ्योरी क्वाड्रेटिक में, लॉग का लॉग में, इनइक्वालिटी का इनइक्वालिटी में, बट जब क्वेश्चंस आएंगे तो मल्टीपल थ्योरी एक ही क्वेश्चन में अप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? तो उसके लिए हम बेसिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहेंगे निरंतर, होमवर्क करते रहेंगे, असाइनमेंट करते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे, और टेस्ट के बाद, है ना, उसका जो क्वेश्चन हमसे ना हुए, नहीं हुए, उसको दोबारा भी हम सॉल्व करेंगे और डाउट पूछते रहेंगे। इज दैट क्लियर?